हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनेस स्टडी में नेक्स्ट चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 9 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका समरी डिस्कस करने जा रही हूँ। यानी कि एक शॉर्ट रिवीजन डिस्कस होने जा रहा है जिसमें मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके एक समराइज वे में पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये वीडियो भी आपका 2 पार्ट्स में होगा बिकॉज अगेन ये चैप्टर भी आपका काफी लेंदी है। तो अगर मैं एक ही वीडियो में सब कुछ समझाऊंगी तो उतना क्लैरिफाई नहीं होगा और पॉइंट्स आपके छूट जाएंगे। तो इसीलिए इसके भी 2 पार्ट्स हैं। ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट में इस वीडियो के बाद अपलोड करूंगी। तो आप दोनों ही पार्ट जरूर देखिएगा। इसी के साथ साथ चैप्टर 12 से लेके चैप्टर 10 तक के जो शॉर्ट रिवीजन वीडियोस हैं वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पे, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ लिए हैं और आपको एक क्विक रिवीजन चाहिए है तो वो वीडियोस आपके लिए काफी हेल्पफुल है। और अगर आपने अभी क्लियरली नहीं पढ़ा है और तब आप चाहते हैं कि एक ही वीडियो में आपको चीजें क्लियर हो जाएं तो भी वो वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल है, क्योंकि शॉर्ट वे में मैंने चीजें समझाई हैं तो आसानी से समझ आ जाएंगी और आप एग्जाम को अच्छे से बीट कर पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक शॉर्ट रिवीजन। पहले हम आते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब हो जाता है आप कुछ डिसीजंस लेते हैं कि आपको जो फाइनेंस है यानी जो पैसा है जिसका यूज आपके बिजनेस में फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल खरीदने के लिए होता है, उस पैसे को आपको मैनेज कैसे करना है। इससे रिगार्डिंग आप जो भी एक्टिविटीज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। यानी अपने बिजनेस के फाइनेंस को, पैसे को मैनेज करने के लिए, या कहा जाए कि उनसे रिलेटेड डिसीजंस जब आप लेते हैं तो उन एक्टिविटीज को कहा जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेसिकली आप इसमें 3 डिसीजन लेते हैं जो अभी आगे हम देखेंगे। तो फिलहाल अगर हम थ्योरी वे में लिखने में आए तो हम ये लिख सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका कुछ ऐसी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं जिसमें आप ये देखते हो कि फंड्स कहाँ से रेज होने हैं, इसके अलावा फंड्स किस हिसाब से आपको चाहिए हैं, यानी कितना फंड आपको चाहिए है, कितना रिक्वायरेबल फंड है, और फिर इसके बाद जब आपको रिटर्न आए तो वो रिटर्न डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, जिसे हम कहें कि यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स कैसे करना है, एक्यूमुलेशन ऑफ फंड्स यानी फंड्स को इकट्ठा कैसे करना है, और इसके अलावा फ्रॉम विच सोर्स, जो फंड्स हैं वो किस सोर्स से आपको इकट्ठा करने हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारी एक्टिविटीज आपकी क्या कहलाती हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाती हैं। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड आते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, मेन ऑब्जेक्टिव। तो मेन एक ही ऑब्जेक्टिव होता है आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है, जो उनका पैसा है, उसको बढ़ाने के लिए, उनकी वेल्थ को बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाता है। ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है एक बिजनेस का फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने का। अब बात आती है कि हमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर पे ही क्यों फोकस करना है, यानी हमें हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने हमारे कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं और रिटर्न में इनको डिविडेंड मिलता है, उन्हीं की वेल्थ को बढ़ाने के बारे में क्यों सोचना है। तो इसमें कुछ आपका कॉन्सेप्ट फॉलो होता है कि जितना ज्यादा वेल्थ उनकी मैक्सिमाइज होगी, वेल्थ मैक्सिमाइज यानी कि उनके पास जितना पैसा आएगा, तो पैसा आने का मतलब है कि उनका डिविडेंड जितना बढ़ेगा। और डिविडेंड बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि वो कंपनी जो इन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है वो खुद बहुत अच्छी हालत में है, तभी वो एक अच्छा डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दे पा रही है। तो अगर वो अच्छा डिविडेंड दे रही है तो यानी कंपनी क्या कमा रही है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा है, उस कंपनी में प्रॉफिट बढ़ रहा है कंपनी का। तो ये एक हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव होता है। देन आते हैं, अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है हमने वो फंड, यानी कंपनी ने वो फंड एक सही जगह पे लगाया होगा, या हम कहें कि फंड्स की एक सेफ्टी है, यानी जो शेयर होल्डर्स ने पैसा कंपनी में लगाया है वो सेफ है, वो कहीं किसी और जगह यूज नहीं हो रहा, जो फंड्स हैं वो सेफली कहीं पे प्रोडक्टिव जगह लग रहे हैं। तो ये भी अचीव हो ही रहा होगा। दूसरा आ जाइए एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। केवल फंड को सेफ नहीं रखना है, केवल उसे तिजोरी में नहीं रखना है, फंड को अच्छे से यूटिलाइज भी करना है प्रोडक्टिव जगह पे। तो प्रोडक्टिव जगह पे उसका यूज हो रहा है, तभी लौट के जो एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो अचीव हो रहा होगा कंपनी के पास। तो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स भी होना जरूरी है
ये होगा तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो ही रहा होगा। और इसके अलावा मीटिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, और साथ ही साथ अगर कंपनी का फंड अच्छे से यूटिलाइज हो रहा है और उन्हें रिटर्न अच्छे से आ रहा है, यानी कि उनको लौट के प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है, तो वो अपने कमिटमेंट को भी पूरा कर पाएंगे। यानी जो भी उन्हें ड्यूज पे करने हैं, जो भी लोन पे करने हैं, जो भी डिविडेंड पे करना है, या सीधी सी बात कहा जाए तो जो भी पेमेंट्स और डिविडेंड उनको पे करने हैं, वो अपने उन कमिटमेंट्स को पूरा कर पाएंगे। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाएंगे अगर हम सिर्फ इस एक ऑब्जेक्टिव पे फोकस करें। तो ये सारे अचीव ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। जब ये अचीव होंगे तो ही ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स अचीव हो सकता है। इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ही ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है, क्या कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर। क्यों? क्योंकि बाकी तो ये जो आपके 4 पॉइंट हैं ये अचीव हो ही जाएंगे अगर हम इनको अचीव करने पे, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को अचीव करने पे लग जाते हैं। तो ये हो गया आपके ऑब्जेक्टिव की बात। अब आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है। यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो अपना कहाँ कहाँ अपनी छाप या कहाँ कहाँ अपना एक मेन कैरेक्टर छोड़ता है। तो पहला आते हैं साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ बिजनेस। ये देखा जाता है कि अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हो तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका करना इसलिए जरूरी होता है ताकि आप ये देख पाओ कि आपकी कंपनी में फिक्स्ड एसेट किस हिसाब से होने चाहिए, किस कॉम्पोजिशन में होने चाहिए। यानी कि साइज एंड कॉम्पोजिशन, यानी किस हिसाब से आपको फिक्स्ड एसेट चाहिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं का मतलब कि सपोज आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कंपनी है, तो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कंपनी होने का मतलब है कि वहां फिक्स्ड एसेट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो फिक्स्ड एसेट में आपको पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो फिर आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने का जो भी, यानी कि जो भी पैसा आपको इकट्ठा करना है, कौन से सोर्स से करना है, लॉन्ग टर्म फंड इकट्ठा करना है, शॉर्ट टर्म फंड इकट्ठा करना है, ये सब आप सोच के डिसीजन लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको फिक्स्ड एसेट रिक्वायरमेंट ज्यादा है। दूसरा आते हैं साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करंट एसेट ऑफ बिजनेस। आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना इसलिए भी बहुत जरूरी है, पैसे को मैनेज करना इसलिए भी जरूरी है ताकि आप ये देख सको कि आपकी करंट एसेट की नीड लगातार पूरी होती रहे। करंट एसेट वो होते हैं जो आपके इन फिक्स्ड एसेट को चलने में या फिक्स्ड एसेट को वर्क करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल हो गया, डेली आपके एक्सपेंसेस हो गए, ये सारी चीजें, लेबर हो गई आपकी, तो ये सब करंट एसेट में आता है। तो केवल फिक्स्ड एसेट काम कर जाएंगे ऐसा भी नहीं है, आपको ये भी देखना है कि आपकी कंपनी में करंट एसेट किस हिसाब से रिक्वायरेबल है। तो उसके लिए भी, उसे भी करने के लिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट होती है। देन आते हैं अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स टू बी रेज। आपको पैसा जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए है या शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए है, ये भी डिसाइड करना पड़ता है। इसके लिए भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जरूरी होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वहां रोल होता है कि आप डिसाइड कर पाओ लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो कितने समय के लिए चाहिए और लौट के कितना पैसा रिटर्न में आ रहा है। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। देन आते हैं ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस इनटू डेट और इक्विटी। इसके बाद आप ये देखते हो कि जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस है वो कहाँ से रेज होना चाहिए, यानी कि लोन के बेस या लॉन्ग टर्म लोन होने चाहिए या फिर शेयर्स इशू करके, इक्विटी शेयर्स इशू करके पैसा जनरेट करना चाहिए। यानी ये देखना कि कितना आपका रेशियो डेट का रहे, कितना इक्विटी का रहे। इसे हम क्या कहते हैं? ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो ये डिसाइड करने के लिए भी कि रेशियोज क्या रहे, उसके लिए भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिक्वायरेबल है। और लास्ट आते हैं ऑल द आइटम्स इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस एक कंपनी का डिसाइड करने के लिए या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को बनाने के लिए भी आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जानकारी अच्छे से होना जरूरी है, ताकि आप ये देख सको कि फंड्स कितने रेज हुए हैं, रिटर्न कितना आया है, डिविडेंड कितने पे हुए हैं, लोन कितना पे ऑफ हुआ है, पेमेंट कितनी गई है। ये सारी चीजें जितनी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट में जरूरी हैं, तो ये सब तभी मेंटेन हो पाएंगे जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप करते हैं या आपने अपने बिजनेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस दे रखी है। तो इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल, उसकी जरूरत इन सारे स्फेयर्स में, इन सारे एरिया में होती है। तो ये हो गया आपका रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे कि फाइनेंशियल डिसीजंस क्या होते हैं। अभी हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मीनिंग में पढ़ा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप करते हो तो उसमें आप 3 तरह के डिसीजंस लेते हो, 3 तरह के निर्णय लेने ही पड़ते हैं आपको, जो कि कौन है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे आते हैं
इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं। और इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये डिसाइड करना, ये डिसीजन लेना कि कंपनी जो है वो किस तरह के पैसे, किस तरह के इन्वेस्टमेंट में एंगेज होगी, यानी कि फिक्स एसेट्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करेगी या फिर करंट एसेट्स में अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करेगी, या मैं कह लूं कि लंबे समय के लिए पैसा कहीं पर लगाना है, इन्वेस्ट करना है, निवेश करना है, या फिर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा निवेश करना है। ये डिसीजन लेना क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहलाता है। तो बेसिकली इसमें क्या है, कैपिटल बजटिंग हो गया जनरली आपका लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना, और वर्किंग कैपिटल का मतलब हो जाता है शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना। सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या हुआ? टू टेक अ डिसीजन regarding investment, whether to invest in a short term or in a long term fund। तो ये डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहलाता है। अब ये डिसीजन लेने से पहले कुछ फैक्टर्स देखे जाते हैं और उन फैक्टर्स के बेस पर ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जाता है। हमें ये तो पता है कि हमें ये डिसाइड करना है कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है या शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, लेकिन ये डिसाइड करने के लिए हम कुछ फैक्टर्स पर नजर रखते हैं। वो फैक्टर्स क्या है? पहला आ जाए कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट में कैश फ्लो कितना लगना है, यानी पैसा कितना लगना है। या समझ लीजिए कि जो पूरा आप इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल आप 4 साल का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो 4 साल तक कितना आप लगातार कैश वहां उस इन्वेस्टमेंट में लगाते चले जाओगे और तब लौट के आपको रिटर्न होने वाला है। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि पहले आप कितना वहां इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका कितना खर्चा लग रहा है उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में या उस प्रोजेक्ट को 4 साल तक मेंटेन करने में, जब तक वो आपको रिटर्न नहीं देता, लौट कर आपको उसका पैसे का जो आपने इन्वेस्ट किया है उसका फल नहीं देता, तब तक आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर जाओगे या कितना पैसा उस प्रोजेक्ट में लगा दोगे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कैश फ्लो ऑफ दी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आते हैं रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न सीधी सी बात है कि अगर आप 4 साल के लिए पैसा लगा रहे हैं, सपोज आपने 2 करोड़ 4 साल के लिए कहीं इन्वेस्ट किए, ठीक है, तो अब 4 साल बाद वो लौट कर रिटर्न वहां से कितना आ रहा है? अगर 2 ही करोड़ आ रहा है तो कोई फायदा ही नहीं है, 3 करोड़ आ रहा है तो भी फायदा नहीं है, बिकॉज आप 4 साल के लिए पैसा लगा रहे हो, तो लौट के आपको इन्वेस्टमेंट उस 4 साल की भरपाई हो जाए आपके पैसे की, तो इस तरीके का रिटर्न आना चाहिए। तो ये देखना भी बहुत जरूरी है कि आप जिस भी प्रोजेक्ट पे या जो भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वहां से लौट कर रिटर्न आपको कितने समय में और कितना रिटर्न होने वाला है, और उसमें रिस्क भी कितना इन्वॉल्व है। जितना समय बढ़ जाता है रिस्क उतना ही ज्यादा किसी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट पे बढ़ता है, तो ये देखना भी जरूरी होता है। देन आते हैं द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, यानी इन्वेस्टमेंट तो आप जो कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन उसमें कितना क्राइटेरिया अदर इन्वॉल्व है। अदर क्राइटेरिया का मतलब हो जाता है कि आप जो भी जहां पे भी पैसा लगा रहे हैं वहां पे आपकी लेबर कैसी है, यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं वहां पे ऊपर से खर्चा कितना होना है। तो सपोज लेबर आपकी हम ले लें कि फॉर एग्जांपल आपने डैम कंस्ट्रक्शन पे पैसा लगाया, अब उस केस में जो वर्कर्स काम करने आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि वो फॉरेन से आ रहे हैं तो उनकी लेबर ही बहुत ज्यादा जा रही है, ठीक है, या लेबर आपके देश में बहुत महंगी है, तो उस केस में आप तो इन्वेस्टमेंट लगा दिया, आपने वहां 2 करोड़ जमा कर दिए और 2 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन अब उस डैम को बनने में बार बार खर्चा हो रहा है, जिसकी वजह से आपको कैश देना पड़ रहा है या उसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ रहा है, तो उसे हम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया कहते हैं, यानी अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व इन दी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो लेबर कितनी लग रही है फॉर एग्जाम्पल। दूसरा आ जाइए टेक्नोलॉजी कितनी लग रही है, टेक्नोलॉजी हाईटेक है या फॉरेन की है या नहीं अपने इंडिया की है, वो भी पैसा खर्च करने वाली बात है। और फिर इनपुट कितना लग रहा है, यानी रॉ मटेरियल वगैरह कहाँ से आ रहा है, उसमें कितना पैसा लग रहा है, तो ये देखना क्या कहलाता है आपका इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। सीधी सी बात समझिए कि आपने एक लैंड खरीद लिया एक होटल बनवाने के लिए, ठीक है, वो लैंड आपने खरीदा, वो हो गई आपकी इन्वेस्टमेंट। अब उस पर जो आप होटल कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं उसमें कितना लेबर लग रही है, उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी लग रही है, उसमें कितना इनपुट लग रहा है। ऐसा तो नहीं कि जितना पैसा इन्वेस्ट किया था उससे कहीं ज्यादा, उससे दुगना तिगना पैसा केवल उस होटल को बनने में लग जा रहा है, तो उस केस में फिर वहां से लौट कर रिटर्न भी बहुत अच्छा है, तब तो ठीक भी है, लेकिन अगर रिटर्न उस हिसाब से नहीं आना है तो फिर आपका डिसीजन गलत है। तो ये 3 फैक्टर्स आप देखते हो जब आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं।
देन हम आते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन पे। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब हो जाता है कि ये डिसाइड करना कि आपने ये तो देख लिया कि आपको इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म करनी है कि शॉर्ट टर्म। दूसरा आप देखते हैं कि अब पैसा कौन से सोर्स से आए, फ्रॉम विच सोर्स यू हैव टू रेज फंड, ये कहलाता है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन। फ्रॉम विच सोर्स फंड्स शुड बी रेस, यानी पैसा कहां से आपको रेस करना है। तो ऑलरेडी 11th में भी ये चीज हमने पढ़ी है कि पैसा रेस करने के आपके दो विकल्प होते हैं, एक होता है बोरोड फंड और एक होता है ओनर्स फंड। ठीक, तो ये देखना जरूरी है कि आप जो पैसा रेस करने जा रहे हैं वो बोरोड फंड से करने जा रहे हैं या फिर ओनर्स फंड से। अब दोनों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। बोरोड फंड का मतलब हो जाता है लोन वगैरह लेना। तो लोन लेने में देखिए रिस्क इन्वॉल्व होता है, बिकॉज जब आप लोन लेते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अपने बिजनेस में लगाने के लिए, तो उस केस में आपको एक टाइम के बाद फिर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और आगे चल के प्रिंसिपल अमाउंट भी देनी पड़ती है। और ओनर्स फंड में ये हो जाता है कि वहां आपका रिस्क कम है, क्योंकि आप क्या करते हैं, आप शेयर्स इशू करते हैं, इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं, और शेयर्स इशू करने के रिटर्न में आपको कंपलसरी पेमेंट नहीं करनी पड़ती ओनर्स को, यानी शेयर होल्डर्स को कंपलसरी पेमेंट नहीं की जाती, जब प्रॉफिट होगा तो देंगे। तो ये रिस्क वहां पे कम है। वहीं अगर हम बात करें तो आपका खर्चा यानी कि कॉस्ट इन्वॉल्व होती है बोरोड फंड। बोरोड फंड में आपको अपना इनिशियल खर्चा कोई नहीं करना पड़ता। आप बैंक गए, आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रेजेंट किए और लोन मिल गया। बट शेयर इशू करने में आपकी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, खर्चा लगता है काफी ज्यादा, आपको कई सारी परमिशंस चाहिए होती हैं, डॉक्यूमेंटेशंस पूरे करने होते हैं। तो आपको अगर ओनर्स फंड से पैसा इकट्ठा करना है तो पहले खुद आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ये दोनों ही पर्सपेक्ट हैं। तो ये डिसाइड करना कि आपकी कंपनी के लिए बोरोड फंड से पैसा इकट्ठा करना आसान है या ओनर्स फंड से, तो ये डिसीजन क्या कहलाता है, फाइनेंसिंग डिसीजन कहलाता है। अब इसमें भी हम आ जाते हैं कि हम 3 डिसीजंस, इसमें कुछ फैक्टर्स हम देखते हैं। तो वो फैक्टर्स क्या क्या हैं। पहला आते हैं हम कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब हो गया खर्चा कितना इन्वॉल्व है। जैसा अभी मैंने डिस्कस किया कि कॉस्ट इन्वॉल्व यानी बोरोड फंड रेस करने पे आपका कम खर्चा लग रहा है या ओनर फंड रेस करने पे कम खर्चा लग रहा है, तो ये देखा जाता है। दूसरा आते हैं रिस्क। रिस्क का मतलब हो जाता है आपका कि कौन से फंड को रेस करने में ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। अब रिस्क का मतलब अगेन वही हो गया कि बोरोड फंड में क्या होता है, कंपलसरी इंटरेस्ट पे करना होता है, और ओनर्स फंड में आपको कोई कंपलसरी पेमेंट नहीं करना पड़ता। जब प्रॉफिट होगा तब शेयर होल्डर्स को पैसा दिया जाएगा, डिविडेंड दिया जाएगा। तो यानी अगर हम रिस्क की बात करें तो बोरोड फंड ज्यादा रिस्की होता है। देन आते हैं नेक्स्ट फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट इन्वॉल्व इन इश्यू ऑफ सिक्योरिटी। कॉस्ट इन्वॉल्व इन इश्यू ऑफ सिक्योरिटी, यानी शेयर्स इशू करने में जो खर्चा लग रहा है इन इशू ऑफ सिक्योरिटीज, यानी जितनी सिक्योरिटीज शेयर्स वगैरह आप इशू कर रहे हो उनमें जो खर्चा लगता है उसे हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। अगर आपका फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत हाई जा रहा है तो फिर आप क्या करें, आप लोन वाली सोर्स से या बोरोड फंड से पैसा इकट्ठा करें। देन आते हैं कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी। आपकी खुद की कंपनी में कैश कैसा फ्लो कर रहा है, यानी कि जो अर्निंग है वो कंपनी कैसा कमा रही है। अगर कैश फ्लो अच्छे से हो रहा है कंपनी में तो ठीक है, आप बोरोड फंड इशू करें। ठीक है, बोरोड फंड से पैसा रेस करें। क्यों? क्योंकि आप इंटरेस्ट पे करने की हालत में हैं, आपके यहाँ पैसा आता है हर महीने, तो उस केस में आप बोरोड फंड कर सकते हैं क्योंकि इंटरेस्ट पे कर पाएंगे। लेकिन अगर कैश फ्लो अच्छा नहीं है तो उस केस में ओनर फंड करें। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई पेमेंट का कमिटमेंट नहीं होता। देन आते हैं फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब हो जाता है प्रोडक्शन में लगने वाला वो खर्चा जो फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके यहाँ 10 मशीन है तो वो 10 मशीन चलेंगी और उनमें 10 मशीनों में आपका ऑयल या तेल का खर्चा आपका जाएगा ही जाएगा। वो क्या हो गया, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया। तो उस केस में ये देखना, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया, जिनमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। आपकी बिल्डिंग का रेंट हो गया, वो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया। वो खर्चा जो आपका प्रोडक्शन होने पे होना ही है, लगना ही है। अगर वो बहुत हाई है तो बोरोड फंड ना करें। क्यों? फिर कंपनी और ज्यादा बोझ में दब जाएगी और ज्यादा उसके ऊपर लोन चढ़ जाएगा और ज्यादा पेमेंट उसे पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है आपकी कंपनी की तो बोरोड फंड कर ले, क्योंकि फिर आप इंटरेस्ट पे करने की हालत में।
नेक्स्ट आते हैं कंट्रोल कंसिडरेशन। अगर कंपनी अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहती, यानी जितने शेयर होल्डर हैं अगर वो अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहते हैं कंपनी से, तो फिर वो क्या प्रेफर करते हैं, बोरोड फंड। क्योंकि बोरोड फंड में क्या हो जाता है कि हम लोन ले लें बैंक से, लेकिन ओनर्स फंड में क्या हो जाता है कि हम शेयर इशू करें। अब क्या होगा, अगर 4 शेयर होल्डर्स हैं आपकी कंपनी में तो 5वां एंटर कर जाएगा अगर आप ओनर्स फंड करते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे बिजनेस पे जो 4 शेयर होल्डर हैं उनकी ओनरशिप थोड़ी कम हो जाएगी। तो अगर ये कंट्रोल खोने का कोई डर नहीं है तो ओनर फंड करें, अदरवाइज बोरोड। देन आते हैं स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। ये भी देखना बहुत जरूरी है कि कैपिटल मार्केट की स्थिति कैसी है, यानी स्टॉक मार्केट की स्थिति कैसी है, वो देखना भी जरूरी होता है। तब आप प्रेफर करते हैं कि बोरोड करें या ओनर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आपका कोविड का सेशन गया, तो कोविड के दौरान आपके जो स्टॉक मार्केट की हालत थी वो बहुत खराब थी। तो उस केस में क्या है, उस टाइम अगर आप बिजनेस में पैसा लाना चाहते हैं और आप ओनर फंड का यूज कर रहे हैं, यानी शेयर इशू करके लाना चाहते हैं, तो नहीं हो सकता वो। क्यों, आपको उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि लोग इन्वेस्ट करने के मूड में ही नहीं है, कैपिटल मार्केट अच्छी ही नहीं है। ठीक, तो वहां पे आपका बोरोड फंड करना ही ठीक है। क्यों, क्योंकि कैपिटल मार्केट का जो स्टेट है, यानी कैपिटल मार्केट की जो सिचुएशन है वो आपके फेवर में नहीं है। तो मेन 2 वर्ड होते हैं यहाँ, बूम और डिप्रेशन। बूम मतलब हो जाता है कि कैपिटल मार्केट अच्छी हालत में है, और डिप्रेशन का मतलब होता है कि मंदी का दौर चल रहा है। तो बूम पीरियड है तो ओनर्स फंड कर लें, डिप्रेशन पीरियड है तो बोरोड फंड। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो फाइनेंसिंग डिसीजन में लिए जाते हैं। देन अब आते हैं डिविडेंड डिसीजन। थर्ड डिसीजन होता है हमारा कि या हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया जिस सोर्स से किया, अब उसके बाद हमें वहां से लौट के रिटर्न आया है। तो रिटर्न आया तो है वो ठीक है, लेकिन इसमें ये डिसाइड करना कि कितना हम रिटेन्ड अर्निंग में पैसा रख लें और कितना हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें एज अ डिविडेंड। इस चीज के डिसीजन को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डिविडेंड डिसीजन। तो डिविडेंड डिसीजन क्या हो गया, टू टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग हाउ मच मनी या हाउ मच रिटर्न शुड बी केप्ट एज अ रिटेन्ड अर्निंग। कितना पैसा आप रिटेन्ड अर्निंग के तरीके से रख लें। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो बिजनेस में रख लिया जाता है और फिर बिजनेस के काम में ही लगाया जाता है। उस पेमेंट को, उस अर्निंग को हम क्या कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। और डिविडेंड हो जाता है जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, जिन्होंने हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है उनको डिविडेंड पे किया जाता है। तो ये डिसाइड करना कितना डिविडेंड दें और कितना रिटेन्ड अर्निंग रख लें। तो उसके लिए भी कुछ फैक्टर्स देखे जाते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं आपके, तो पहला आते हैं अमाउंट ऑफ अर्निंग, यानी कितना आपको अर्निंग आई है। ठीक, जैसे कितनी अर्निंग आई है आपके इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट से, तो वो डिसाइड करता है कि आप क्या करें, आप डिविडेंड ज्यादा करें या रिटेन्ड अर्निंग। तो सीधी सी बात है, अगर आपको अर्निंग बहुत ज्यादा आई है तो ठीक है, डिविडेंड हाई दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अर्निंग ही कम आई है तो ये देखना बहुत जरूरी है कि आप रिटेन्ड अर्निंग ज्यादा रखें। क्यों, आगे चल के वही बिजनेस में पैसा काम आएगा। नेक्स्ट आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग का मतलब हो जाता है कि आपकी जो अर्निंग है, रिटर्न जो है वो स्टेबल है कि नहीं। स्टेबल होने का मतलब हर साल अर्निंग आती है या नहीं। अगर हर साल आपकी अर्निंग नहीं आती है, एक साल आई, दूसरे साल बहुत कम आई, तीसरे साल आई नहीं, चौथे साल फिर ज्यादा हो गई, ये चीज क्या है कि आपकी अर्निंग में स्टेबिलिटी नहीं है। तो स्टेबिलिटी नहीं है तो उस केस में आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए जरूरी हो जाता है कि आप ज्यादा पैसा रिटेन्ड अर्निंग के लिए रखें। क्यों, क्योंकि आपको उसकी ज्यादा जरूरत है। तो डिविडेंड के तौर पे पैसा देना फिर वहां पे आपके लिए नुकसान हो सकता है। तो रिटेन्ड अर्निंग रखें ताकि पैसा बिजनेस में बना रहे। नेक्स्ट आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड का मतलब हो जाता है डिविडेंड देने में कितने स्टेबल हैं आप। अगर आप ये पॉलिसी फॉलो करते हैं कि आप स्टेबल वे में हर साल डिविडेंड देते ही हैं, तो वो चीज क्या है, तो उस स्टेबिलिटी को बनाए रखें, थोड़ा ही सही लेकिन डिविडेंड हर साल दे। अदरवाइज क्या है, अगर आप कोई स्टेबिलिटी फॉलो नहीं करते हैं तो उस केस में आप रिटेन्ड अर्निंग रख सकते हैं। देन आते हैं ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अगर कंपनी ग्रोथ करने की स्टेज पर है, डेवलपिंग कंपनी है आपकी, तो उस केस में अभी आपको और ग्रो करना है, और ग्रो करना है का मतलब क्या हो जाता है, रिटेन्ड अर्निंग ज्यादा रखें और डिविडेंड कम दें, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। देन आते हैं कैश फ्लो पोजीशन। खुद आपके बिजनेस में कैश फ्लो पोजीशन कैसी है, कैश आने की पोजीशन कैसी है।
वो डिसाइड करता है कि आप कितना डिविडेंड दें। अगर कैश फ्लो अच्छे से हो रहा है, कैश आ रहा है, हर महीने भी आता है, सालाना अर्निंग भी हो रही है, तो अच्छी बात है, डिविडेंड ज्यादा दे दें। अदरवाइज रिटेन अर्निंग ज्यादा रख लें, क्योंकि आपको खुद को आपके बिजनेस के लिए पैसे की जरूरत है। देन आते हैं शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। शेयर होल्डर प्रेफरेंस का मतलब हो जाता है आपके यहाँ, आपके बिजनेस में जो शेयर होल्डर्स हैं वो किस कैटेगरी के हैं। प्रेफरेंस का मतलब हो जाता है यहाँ पे कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो ओल्ड एज के हैं या वो यंग हैं। अगर वो ओल्ड एज के हैं तो उस केस में वो आपके डिविडेंड पे डिपेंड करती है। उनका जितना भी उन्होंने पैसा लगाया है वो आपके डिविडेंड पर डिपेंड करता है। तो उस केस में अगर ओल्ड एज लोग हैं तो आप उन्हें डिविडेंड टाइम से दें। लेकिन अगर आपके यहाँ यंग शेयर होल्डर्स हैं जो, तो उस केस में आप क्या करें, वो अपनी अर्निंग कहीं और से कमा सकते हैं। तो उस केस में आप अगर उन्हें डिविडेंड कम भी दे दोगे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। यही सेम है कि अगर आपके शेयर होल्डर्स बहुत रिच हैं तो उस केस में आप डिविडेंड कम दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी रिच हैं, वो अपना कहीं और से गुजर बसर कर लेंगे, वो केवल आपके डिविडेंड पे डिपेंड नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपके शेयर होल्डर्स मिडिल क्लास वाले हैं तो उस केस में आपका डिविडेंड देना उनके लिए जरूरी हो जाता है, उनकी अपनी अर्निंग के लिए जरूरी हो जाता है। तो उस केस में फिर डिविडेंड आपको ज्यादा देना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। नेक्स्ट आते हैं टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी का मतलब हो जाता है कि जो डिविडेंड दिया जाता है शेयर होल्डर्स को, उस पर टैक्स लगता है और ये टैक्स कंपनी को पे करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपकी कंपनी पे हाई टैक्स लगता है तो उस केस में आपको डिविडेंड कम देना चाहिए, और वहीं अगर कंपनी पर कम टैक्स लगता है तो आप डिविडेंड ज्यादा दें। देन आते हैं नेक्स्ट, स्टॉक मार्केट रिएक्शन। यानी आपके डिविडेंड अनाउंस करने से स्टॉक मार्केट में आपके शेयर प्राइस पे क्या रिएक्शन होता है, शेयर प्राइसेस बढ़ते हैं या फॉल होते हैं, ये सब अगर इफेक्ट करता है तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, आपको डिविडेंड देते रहना चाहिए ताकि शेयर प्राइस बने रहें अच्छी पोजीशन में, फॉल ना होने पाए। और वहीं अगर शेयर प्राइस पर कोई असर नहीं पड़ता है आपके डिविडेंड अनाउंस करने से तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तब आप रिटेन अर्निंग रखें, डिविडेंड कम दें। देन आते हैं असेस टू मार्केट। एसेस टू मार्केट का मतलब है आपकी मार्केट में पहुंच। मार्केट मतलब अगेन वही स्टॉक मार्केट हो जाता है। अगर आपकी स्टॉक मार्केट में गुडविल अच्छी है तो फिर उस केस में आप डिविडेंड ज्यादा दें, क्योंकि वहां पे फिर बहुत ज्यादा रिटेन अर्निंग रखने की जरूरत नहीं है। आगे चल के पैसा कम होगा तो आप शेयर मार्केट से पैसा उठा सकते हैं, आप शेयर्स इश्यू करके अगेन पैसा रेज कर सकते हैं आराम से। क्यों? क्योंकि आपकी मार्केट में एसेस जो पहुंच है, जो एक गुडविल है, वो अच्छी है। ठीक है, तो उस केस में रिटेन अर्निंग बहुत ज्यादा रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी गुडविल अच्छी नहीं है कैपिटल मार्केट में तो उस केस में फिर डिविडेंड कम दीजिए, रिटेन अर्निंग ज्यादा रखिए ताकि वो पैसा आपके ही काम आए फ्यूचर में। देन आते हैं लीगल कॉन्स्ट्रेंट। लीगल कॉन्स्ट्रेंट का मतलब हो जाता है कंपनी एक्ट के रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना। कंपनी एक्ट कभी ये नहीं कहती कि आप सारा पैसा जो आपकी अर्निंग आई है सबकी सब आप डिविडेंड में दे दें। कुछ ना कुछ क्राइटेरिया आपके कंपनी एक्ट में मेंशन होते हैं जिसके बेस पर आप क्या करते हो, डिविडेंड देते हो। तो कंपनी एक्ट को फॉलो करना, लीगल कॉन्स्ट्रेंट को फॉलो करना, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना फिर वहां जरूरी हो जाता है। तो उस केस में डिविडेंड अगर कम दिया जा रहा है तो भी वो सही है, क्योंकि कंपनी को खुद को चलने के लिए भी रिटेन अर्निंग की जरूरत होती है। देन आते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट का मतलब हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, यानी आपने किसी बैंक से या किसी कंपनी से ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है और उन्होंने आप पर बाउंडेशन लगा रखी है कि आप इतना % हमारे लिए रखोगे अपनी अर्निंग से। तो उस केस में भी फिर क्या होता है, डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। क्यों? क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हैं, तो उस केस में आपको उस कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्लिगेशंस को भी पूरा करना है, रूल्स को भी पूरा करना है। तो उस केस में आप रिटेन अर्निंग रखोगे ही और डिविडेंड कम दोगे। तो ये कुछ फैक्टर्स हो गए, ये कुछ पॉइंट्स हो गए आपके जब आप डिविडेंड डिसीजन लेते हैं। तो आज के वीडियो में हम ये 3 डिसीजन हमने डिस्कस किए। इसके अलावा फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है और इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल क्या होता है। तो आई होप फिलहाल आपको यहां तक क्लियर हो। अगर कहीं कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि मैं जैसे ही वीडियो अब नेक्स्ट पार्ट का अपलोड करूं तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें और
बेल आइकन भी साथ में जरूर दबा दीजिएगा जब आप सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन फ्लैश हो आपकी स्क्रीन पर। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।